नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन में पूजा अर्चना के साथ की। वहीं दूसरे दिन भी नायब सिंह सैनी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई अहम मुलाकातें कर सकते हैं। वहीं सूत्रीय बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ आज भी मुलाकात कर सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर दिन तय हो सकता है, चर्चा हो सकती है। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम पंचकुला के दशहरा मैदान में हो सकता है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद दिल्ली पहुंचे नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पार्टी के नेताओं के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ में मोहनलाल बडौली भी दिखाई दे रहे हैं। तो हरियाणा में जो चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता, चुनाव प्रभारी सभी गदगद और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस में हार को लेकर मंथन शुरू होने वाला है और इस बात का भी जिक्र कि कुछ धांधली हुई है और इस संबंध में कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है, उनको कुछ शिकायतों को लेकर अवगत करवाया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई है और अब लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम जल्द से जल्द हो। हालांकि खबर आ रही है कि दशहरे के बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है और यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम पंचकुला के दशहरा मैदान में हो सकता है। और खबर यह भी है कि नायब सिंह सैनी धर्मेंद्र प्रधान से आज मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में शपथ ग्रहण कार्यक्रम से संबंधित कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम कब हो, कौन कौन शामिल हो और मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाए, उसका क्राइटेरिया क्या हो, क्या जो मंत्री जीत कर आए हैं, जिनको टिकट दिया गया था, क्या उनको दोबारा से रिपीट करना है। और किस तरह की कैबिनेट का गठन होना चाहिए, इन तमाम एस्पेक्ट को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और 3 निर्दलीय भी बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 51 के आसपास पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस 37 पर ही अटक गई, उनको इतनी ही सीटों से संतोष करना पड़ा। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, क्योंकि अब दिल्ली दौड़ भी लगातार देखने को मिल रही है, दूसरा दिन है आज नायब सिंह सैनी का और आज भी कई मुलाकातें हो सकती हैं। बिल्कुल, आज भी मुलाकातों का दौर रहेगा और 12 बजे धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात है। प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान। कल मुलाकात नहीं हो पाई थी, कल जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और जो निर्दलीय हैं उनको समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन सीएम की मुलाकात नहीं हुई थी और आज मुलाकात होगी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट को लेकर के नाम है उनके ऊपर चर्चा हो सकती है। वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं, उनके ऊपर क्या गुणा भाग हो सकता है। चर्चा चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, एक कोई अहिरवाल से हो सकता है, दूसरा पंजाबी समाज या जाट से हो सकता है। ऐसी चर्चाएं भी तमाम चल रही हैं। दलित जो हैं उनको भी अच्छे एक पद पर एडजस्ट किया जा सकता है। तो एक जातिगत समीकरण के साथ साथ जो स्थानीय, जहां से ज़्यादा सीट जिस इलाके से आई हैं जीत करके, वहां पर प्रतिनिधित्व देना, ये तमाम चीज़ें जरूर मैटर करेंगे। तो अभी अगर देखें तो फिलहाल क्योंकि शपथ का वक्त भी अभी आने वाला है, 14-15 तारीख से पहले शपथ कराने की बात कही गई है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड पर ये शपथ होगी और उसके बाद उसी दिन कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ लेनी है, पोर्टफोलियो उसके बाद दिए जाएंगे। लेकिन वो कैबिनेट मंत्री कौन कौन होंगे, आमतौर पर जब भी सरकार बनती है तो जितनी बर्थ होती है, यानी कि हरियाणा में अगर अनुपात के हिसाब से 12 या 13 के करीब मंत्री बन सकते हैं जी, तो उतने
उससे उतने एकदम से नहीं किए जाते हैं। शुरू में 7 या 8 मंत्री बनाए जाते हैं, उसके बाद जब एक्सपेंशन होता है फिर आगे मंत्रिमंडल बढ़ाया जाता है। तो वो 7 से 8 नाम कौन हो सकते हैं ये देखना होगा, और इसको लेकर के ही लगातार कल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री से सबसे मुलाकातें की थी। एक शिष्टाचार तौर पर मुलाकातें हुई थी, लेकिन आज जो है एक कैबिनेट को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के बैठक की जाएगी। जी नितिन, इस बात का आपने जिक्र किया शुरुआत में कि डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं 2। अनिल विज की तो मुख्यमंत्री बनने की भी इच्छा है, तो क्या डिप्टी सीएम की सूची में उनका नाम हो सकता है? देखिए, कई नाम आगे चल रहे हैं। आरती राव का नाम चल रहा है, श्रुति का नाम चल रहा है, कृष्णलाल पंवार का नाम चल रहा है, कई नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं जिससे कह रहा था कि जातिगत समीकरण और कहां से कितने जीत करके आए, ये तमाम चीजें मायने वहां पर रखेंगी, और साथ में सेंट्रल लीडरशिप की मुहर भी बहुत मायने वहां पर रखेगी। क्योंकि जब चुनाव हुए थे तब एक ही क्राइटेरिया रखा था, विनर बेल्टी। अब उसके हिसाब से किसके कहने जिसने टिकट दी या किसके कहने पर टिकट मिले और वहाँ से तमाम चीज़ें जीत करके आए, तो फिर उनके हिसाब से फिर एक उनको मंत्रालय भी देना पड़ेगा। अब अहिरवाल की ही बात कर लें, राव इंद्रजीत ने टिकट बंटवारे में काफ़ी अहम योगदान दिया और अहिरवाल से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बीजेपी को मिला है सीटों में, तो वहाँ से डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है। फरीदाबाद, गुड़गांव एरिया से भी अच्छा मार्जिन मिला है, तो वहाँ से भी मांग की जा रही है। इसके अलावा दलित समाज से भी, एससी समाज से भी एक डिप्टी सीएम होने की मांग की जा रही है, पंजाबी समाज से भी की जा रही है। तो लेकिन अब जातिगत समीकरण में किस किस को ये करना है, और साथ में कहें जिस तरीके से अनिल विज है, सबसे वरिष्ठ नेता इस वक्त वही हैं, और कैबिनेट मंत्रियों में हालांकि बाद में वो कैबिनेट मंत्री नहीं रहे थे, लेकिन अगर पुराने की बात करें तो वो भी हैं जो जीते हैं। इसके इतर सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री जीत करके आए हैं, तो वो भी चीज़ें मायने रखी जा सकती है। अनिल विज को पिछली बार गृह दिया गया था और विजिलेंस दी गई थी, बाद में इस्तीफा हो गया था, लेकिन इस बार उनको क्या पद दिया जाएगा ये भी देखना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये समीकरण इन्हीं के ऊपर विचार, चर्चा, मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, यानी कि जो सोशल इंजीनियरिंग चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और उसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर से कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकती है, ताकि सब कुछ बैलेंस के साथ चले। बिल्कुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि इसमें जी बिल्कुल एक बैलेंस जो है इसमें बनाने की कोशिश होगी। जी अब हम जाति समीकरण देख ले, तो जिस तरीके से आंकड़े भी हमारे पास आए हैं और जो आंकड़े दिखाते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि किस चीजें, क्योंकि कांग्रेस को खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्होंने एक बिरादरी को ज्यादा तवज्जो दी। अभी अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम चाहे गुर्जर हो, पंजाबी हो, या अग्रवाल समाज हो, ब्राह्मण हो, तो जाट समाज से 6 हैं बीजेपी के जो जीत करके आए हैं, ब्राह्मण समाज से 7 हैं, और इसके साथ साथ पंजाबी समाज से 8 हैं, और गुर्जर समाज से 4, और यादव समाज से 6 हैं, तो और ओबीसी से 3 हैं, हरिजन से 4 हैं, एससी समाज से और वाल्मीकियों से 4 हैं, राजपूत 2 हैं। तो ये जो समीकरण जो जातिगत मैंने बताया जी, ये जातिगत समीकरण के हिसाब से भी बर्थ डिसाइड किए जाएंगे, और साथ में कैपेबिलिटी के हिसाब से भी, सीनियरिटी के हिसाब से भी। तो काफ़ी ऐसा नहीं कि सबको ही जो चाहवान है उनको कैबिनेट बर्थ मिल जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। तो तमाम चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और अब तो बीजेपी फुली फ्लेज यहाँ आई है, तो इसलिए वैसे कोई ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन है उसका प्रेशर हो, क्योंकि पिछली बार जेजेपी थी तो जेजेपी का प्रेशर था, निर्दलियों का प्रेशर था, तो जेजेपी को भी बर्थ देने पड़े थे, डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। तो इस बार वैसा कुछ नहीं है, जो भी बनेंगे वो बीजेपी से ही बनेंगे। हो सकता है एक आधे निर्दलीय को बाद में एडजस्ट किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी से ही बनेंगे, क्योंकि बीजेपी को अभी निर्दलीयों की या किसी भी अन्य पार्टी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। ये भले ही अलग बात है कि निर्दलीयों ने बीजेपी को सपोर्ट जरूर किया था। तो ये तमाम चीजें, और ये जो समीकरण मैंने बताया, ये समीकरण अपने आप में कहता है कि जो कैबिनेट है
वो कैबिनेट इस तरीके से बनेगी कि हरियाणा के अंदर जातिगत समीकरण भी हो और बाकी चीज़ें भी इस तरीके की रहें। जी।